वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों एक और वीडियो के साथ मैं आ गई हूं और ये वीडियो है तुर्की विल सेंड सोल्जर्स टू पीओके, इंडियाज बिगेस्ट चैलेंज टू अगेंस्ट पाकिस्तान। सो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं ओरिजिनल वीडियो। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करें ताकि सारे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। सो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्शन कर लेते हैं। देखते हैं कि भाई तुर्की वाकई में ही सोल्जर्स भेज रही है और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि पीओके में जो है वो मतलब तुर्की से सोल्जर्स आ रहे हैं और इंडिया के लिए कौन सा चैलेंज होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप ओरिजिनल वीडियो वहां से देख सकेंगे। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में यूरोप के और टर्की के मीडिया ने ये रिपोर्ट्स पब्लिश करनी स्टार्ट कर दी है जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा इशू बनेगा कल को भारत के लिए। यहाँ पर आप देख पाओगे टर्की की जो पैरामिलिट्री है SADAT, इन्होंने मीटिंग में डिस्कस किया है कि क्यों ना ये अपने फॉरेन फाइटर्स डिप्लॉय कर दे कश्मीर और फिलिस्तीन में। ये डिस्कशन बहुत ही एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है और ये डिस्कशन ऐसे टाइम में हुई है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गए हैं टर्की में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट पर। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान के PM और एर्दोगान, कुछ डिफेंस डील्स थी ये यहाँ पर साइन हुई है, कुछ पुराने ऑर्डर थे पाकिस्तान के ये कंप्लीट हुए हैं और एर्दोगान ने एक बड़ी अनाउंसमेंट ये करी है कि ये एक ट्राइलैटरल ग्रुप फॉर्म करेंगे जिसमें पाकिस्तान और अजरबैजान होगा। तो टर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान मिलिटरीली बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करने वाले हैं भविष्य में। नाउ ऑब्वियसली एज इंडियंस हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये होगा कि क्या टर्की अपने फॉरेन फाइटर्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भेजेगा, और अगर ऐसा करता है टर्की तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। आपको पता होगा कि 2023 का जो साल है भारत के लिए बहुत बड़ा होने वाला है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि G20 समिट होस्ट करेगा भारत, क्वाड समिट होस्ट करेगा भारत और इवन SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो 2023 का समिट है ये भी होस्ट करेगा भारत। तो जो 2023 का SCO समिट है इसका थीम क्या रहने वाला है, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में करो क्वेश्चन अटेम्प्ट, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ पहली बात तो जान लो कि टर्की किस चालाकी से अपने फॉरेन फाइटर्स इन द फ्यूचर भेज सकता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। देखो यहाँ पे जो नाम लिखा है ना SADAT, ये टर्की के सोल्जर्स तो हैं मगर टर्की के प्राइवेट सोल्जर्स। यहाँ पे आप नोट कर पाओगे मेकिंग सेंस ऑफ सदात, टर्कीज प्राइवेट मिलिट्री कंपनी। टर्की और पाकिस्तान में आप देखोगे कि आर्मी के अलावा इनके बहुत सारे प्राइवेट ग्रुप्स रहते हैं जो कई बार आर्मी को आउटसाइड सपोर्ट करते हैं मिलिट्री ऑपरेशंस में। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो ये ग्रुप्स हैं ये UN के अंडर आतंकवादी घोषित कर दिए जा चुके हैं, तो पाकिस्तान को काफ़ी प्रॉब्लम आती है इन ग्रुप्स को फंडिंग प्रोवाइड करने में। मगर टर्की के पास एडवांटेज ये है कि इनका जो सद्दात ग्रुप है इस पर UN ने आरोप तो बहुत लगाए हैं कि ये अत्याचार करते हैं, लोगों पर आतंकवाद फैलाते हैं, मगर ये एक ऑफिशियली UN डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन नहीं है। और पर्सनली आप अगर मुझसे ओपिनियन पूछें तो ये ग्रुप बनाना टर्की की एक बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा एक क्लेवर स्ट्रेटजी थी, कनिंग, चालाक, जो भी आप एडजेक्टिव यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि टर्की ने ये समझ लिया था कि टर्की बीइंग अ नेटो मेंबर ये डायरेक्टली अपनी मिलिट्री को बहुत सारे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे जो मिलिट्री इनकी सरकार के अंडर आती है। तो इसलिए टर्की ने अपना पहला और अकेला प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप बना दिया। जी हाँ, एक पूरी कंपनी है, इनके अपने सैनिक हैं, अपने हथियार हैं, ये काफ़ी बार विदेशों में जाके लड़ते हैं। आप कह लीजिए भाड़े के सोल्जर्स हो गए लिटरली। और पिछले 10 साल में मैं देख रहा था इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं फॉरेन ऑपरेशंस करके। और 2021 से मैं फॉलो कर रहा हूँ कि पहले पाकिस्तान की एयरफोर्स फिर बाद में इनकी आर्मी, पाकिस्तान लगातार कोऑपरेशन कर रहा है और डायरेक्ट कांटेक्ट में है सद्दात के। मगर मुझे यहाँ पर एडमिट करना पड़ेगा कि मैंने उस वक्त सोचा था कि ठीक है कुछ ट्रेनिंग दे देगा सद्दात पाकिस्तान को, या फिर सद्दात के जो सोल्जर्स हैं इनके साथ कुछ जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन होगी पाकिस्तान की, मगर नहीं। मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ यहाँ पर। मुझे उम्मीद थी नहीं कि टर्की का सद्दात डायरेक्टली यहाँ पर बात करेगा कश्मीर और फिलिस्तीन में डिप्लॉयमेंट की। अब फिलिस्तीन की जो डिप्लॉयमेंट की बात है वैसे ये बहुत लंबे समय से टर्की उठाता आया है। फिलिस्तीन में डिप्लॉयमेंट करेंगे या नहीं करेंगे उसके बारे में मैं अभी कह नहीं सकता, मगर कश्मीर में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, कि सद्दात कुछ अपने पैरामिलिट्री सोल्जर्स पाकिस्तान के कहने पर डिप्लॉय कर दे। और इससे एडवांटेज टर्की को ये मिलता है
कि पाकिस्तान की सपोर्ट में टर्की के सोल्जर्स होंगे तो सही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, मगर कल को इंडिया डायरेक्टली नहीं कह पाएगा कि टर्की या फिर जो इनका नाम बदल चुका है तुर्की की जो सरकार है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुकी है कश्मीर में। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, इसलिए टर्की काफी बार कह चुका है कि जो इनकी ये प्राइवेट डिफेंस कंसल्टेंसी कंपनी है, जी हाँ खुद को ये कहते हैं कंसल्टेंसी कंपनी, ये बन चुका है अंकारा का सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन। अंकारा बाय द वे कैपिटल है टर्की की। अब अगला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा, मगर टर्की ऐसा क्यों करेगा? इससे ऑब्वियसली इंडिया के साथ जो इनके रिलेशन है खराब होंगे। देखिए, टर्की ने ये बात बहुत पहले डिसाइड कर ली थी कि इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करके ये पाकिस्तान के साथ बहुत ही डीप स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बिल्ड करेंगे। फिर बाद में मैं कहूँगा काफ़ी लेट हम लोग जागे और हमने अर्मेनिया को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अर्मेनिया आपको पता होगा अज़रबैजान और टर्की के साथ एक देश है। अर्मेनिया के बहुत ज़्यादा खराब रिश्ते हैं दोनों के साथ, और पाकिस्तान तो ऑल टुगेदर अर्मेनिया को एज ए कंट्री मानता ही नहीं है अपनी वफादारी दिखाने के लिए टर्की और अज़रबैजान को। तो इंडिया ने आप अगर देखो तो रिसेंटली बहुत सारा डिफेंस हार्डवेयर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया अर्मेनिया को। कुछ दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहाँ पे बताया गया था कि जब अज़रबैजान और अर्मेनिया की जंग हुई थी, इंडिया बड़े स्केल पर हथियार प्रोवाइड करने को तैयार था, मगर अर्मेनिया उस वक्त इतना बौखलाया हुआ था उस पूरी वॉर की वजह से कि हथियार एक्सेप्ट कैसे करते हैं, उनको यूज़ कैसे करना है, उसकी भी प्रॉपर प्लानिंग अर्मेनिया के पास उस वक्त थी नहीं तो इंडिया अर्मेनिया अज़रबैजान वॉर में एक मेजर रोल प्ले करता। तो जैसे जैसे इंडिया का जो सपोर्ट है अर्मेनिया को ये बढ़ता रहेगा, आप देखोगे टर्की भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। उसके अलावा एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है पैनिक। हाल ही में आपने देखा होगा इंडियन आर्मी ने कैटेगोरिकली बार बार बोला है कि हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ऑपरेशन करने को तैयार हैं। जैसे टॉप लेवल से ऑर्डर आएंगे इंडियन आर्मी आगे मार्च करना स्टार्ट कर देगी। ऑब्वियसली पाकिस्तान जो आज के समय बहुत ज़्यादा खराब आर्थिक स्थिति में है, इंटरनली आप अगर देखो पाकिस्तान बहुत डिवाइडेड हो चुका है, इनके खुद के लोग इनकी आर्मी का सपोर्ट नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान के लिए ऐसी स्टेटमेंट काफ़ी फ्रैटनिंग है। तो बिल्कुल पाकिस्तान की सरकार टर्की के पास गई होगी हेल्प के लिए, और टर्की ने कहा होगा डायरेक्टली तो नहीं मगर इनडायरेक्टली अपने सोल्जर्स भेज सकते हैं हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि इंडिया के सामने अब क्या ऑप्शन बचती है। देखिए, हमारे सामने मेरे हिसाब से एक प्रॉपर रोड मैप तैयार हो चुका है कि पाकिस्तान के साथ टर्की भी एक फ्रेंडली कंट्री नहीं रहा भारत के लिए। तो भारत एक काम ये कर सकता है कि टर्की जो अभी के लिए FATF की ग्रे लिस्ट में है, इंश्योर किया जाए कि टर्की FATF की ग्रे लिस्ट में रहे बहुत लंबे समय तक, ताकि फाइनेंसिंग करने में ऐसे ग्रुप्स को इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि रशिया के साथ, जी हाँ रशिया, देखिए रशिया की इन्वॉल्वमेंट मैं कहूँगा इन द फ्यूचर बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि अर्मेनिया देश का बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइडर है रशिया। एक्चुअली अज़रबैजान जब अटैक करा था अर्मेनिया को, तब उस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट रशिया को रक्षा करने के लिए आना था अर्मेनिया की, मगर सिंस आज के समय रशिया बिजी है यूक्रेन में, तो रशिया कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं इंडिया को रशिया के साथ बैठ के बात करनी होगी कि अर्मेनिया एक ऐसा देश जो आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, कैसे भारत और रूस दोनों मिलकर इसकी सिक्योरिटी, इसके डिफेंस को और ज़रा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इससे आप देखोगे वापस घूम फिर के ना पाकिस्तान बिल्कुल रशिया के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के मामले में। और लॉन्ग टर्म में मैं आपको बता दूं एडवांटेज इंडिया के पास होगा, जो ज्यादा बड़ी वर्ल्ड पावर्स हैं वो इंडिया के पक्ष में खड़ी होंगी। तो ये अपने आप में देखिए चैलेंज तो है, बहुत ही बड़ा चैलेंज रहेगा इंडिया के सामने, बट वी हैव ऑप्शंस और देखते हैं इन द फ्यूचर हाउ वी प्ले आउट आवर ऑप्शंस। गाइस यहाँ पर वीडियो एंड होती है, और अगर तुर्की जो है वो अपनी सोल्जर आर्मी को भेज देता है पाकिस्तान में, तो आई थिंक कि पाकिस्तान को इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है, क्योंकि अभी रिसेंटली जिस तरह से इंडिया ने ये अनाउंसमेंट की है कि हम पाकिस्तान में जो कश्मीर है उसको हम वापस लेने की तैयारियां कर रहे हैं, और उस पर काफ़ी स्टेटमेंट भी आए हैं। तो उसके बाद फिर अब ये न्यूज़ निकल कर आनी कि सोल्जर्स जो हैं वो पाकिस्तान ने भी तुर्की से बोल दिया है कि भाई हमें सोल्जर्स चाहिए, हमारी हेल्प की जाए। जबकि अगर हम देखें तो तुर्की ऑलरेडी FATF की ग्रे लिस्ट में, वैसे पाकिस्तान तो रिसेंटली निकल आया था ग्रे लिस्ट से बाहर, लेकिन तुर्की अभी भी है। और अगर तुर्की जो है इस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, वैसे तो तुर्की को मुश्किलात तो काफ़ी होंगी डेफिनेटली, क्योंकि उनको फंडिंग करने के लिए, सब कुछ करने के लिए काफ़ी मसले मसाइल होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी ग्रे लिस्ट में है। इसके लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है। पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली देखें, तुर्की हमेशा ही पाकिस्तान को सपोर्ट करता आया है हर सिचुएशन में, हर तरह की कंडीशन में। तो हम ये कह सकते हैं कि तुर्की हमेशा फ्रेंडली कंट्री रही है पाकिस्तान के लिए, और वो हमेशा रहेगी।
लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान इस एक्ट से हमें ये लगता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो इस वक्त डरा हुआ है इस बात को लेकर कि शायद भारत जो है वो कहीं अटैक ना कर दे या भारत की तरफ से कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जाए। तो शायद यही रीज़न है कि जो है वो लोग काफ़ी ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है आने वाले वक्त में, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन दिखने को मिल रही है इससे तो यही आइडिया हो रहा है कि काफ़ी सिचुएशन क्रिटिकल होने वाली है आने वाले वक्त में। और वैसे ही हमारे यहाँ पर जो सिचुएशन जिस तरह से चल रही है वो तो आप लोगों के सामने ही है कि भाई जिस तरह से आपस में ही ना तो डिफरेंट प्रोविंस जो है वो आपस में मिलकर रह रहे हैं और उनकी आपस में झगड़ा भी हो रहा है, लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये पहले तो सिंधी मुस्लिम पंजाबी मतलब हर कोई लड़ रहा है आपस में। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो फिर गवर्नमेंट की नहीं बन रही एक दूसरे से, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस तरह से देखने को हमें मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं ऐसी, और आने वाले वक्त में जो है वो काफ़ी कुछ फेस करना पड़ेगा स्पेशली पाकिस्तान को, क्योंकि भारत को देखो, भारत को तो इससे जारी बात है काफ़ी मसला होगा कि तुर्की जो है अब तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगी, तो जाहिर सी बात है भारत को अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं तुर्की का भी सामना करना पड़ेगा और उसके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा भारत को एक्टिव रहना पड़ेगा और मतलब कि तुर्की से सावधान रहना पड़ेगा। और चाइना से तो वैसे ही भारत के मसले मसाइल चल ही रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं क्या होता है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है भारत के लिए। वैसे आई नो कि भारत इस चीज़ को इतना हैंडल कर लेगा, ये इतना मुश्किल काम नहीं है भारत के लिए, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें हैं जो फेस करनी पड़ेंगी भारत को। तो देखते हैं कि किस तरह से ये सिचुएशन जो है वो भारत कंट्रोल करता है इसको। बाकी गाइज ओवरऑल अच्छा वीडियो था, आप लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों की राय जानना चाहूँगी। और चैनल पर नहीं है तो गाइज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लें ताकि सारे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।